इफ द नेट फ्लक्स वाला क्या? आंसर बताओ भाई, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या आंसर है आप लोग का? बी और डी। सर बी और डी आ रहा है। बी और डी है। बी और डी। ठीक है, बी एंड डी सही है। सेकंड का? सर इसमें ए में फ्लक्स ट्रिपल हो जाता है, बी में कोई चेंज नहीं होता है, और एक एक करके ए वाले में क्या आ रहा है? इफ द चार्ज इज ट्रिपल्ड, फ्लक्स ट्रिपल हो जाएगा। ए में ट्रिपल और बाकी में सेम रहेगा सर। बाकी में वॉल्यूम डबल करने पर बाकी बाकी में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक, राइट। थर्ड वाले में इसको डिस्कस करेंगे, थर्ड वाले को भी करेंगे कि हम गॉस लॉ को क्यों नहीं यूज करते डाइपोल वगैरह के लिए। चौथा क्वेश्चन है। हाँ नहीं, ये इंपॉर्टेंट है ना इसमें। उस दिन आपकी क्लास में लास्ट में प्रणव इसी से रिलेटेड डाउट पूछ रहे थे कुछ। फोर्थ, if the electric field in the region of space is zero, can you conclude there are no electric charges in that region? बोलो बच्चा, आंसर क्या आएगा फोर्थ क्वेश्चन का? सर इसका आंसर है नो, ऐसा नहीं कंक्लूड कर सकते। कंक्लूड कर सकते हैं कई चार्जेस की वजह से तो बिना क्या रीजन होगा? के पॉइंट पर रखे हुए हैं। रिजल्टेंट जीरो हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि चार्जेस ना। यस सर। एक बार फिर से बोलना आंसर आप लोग जरा। लेकिन ऐसा नहीं है कि चार्जेस ना हो सकती है, लेकिन ये नहीं कहते कि चार्जेस नहीं है। हाँ ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक चार्ज जीरो होगा, ये तो कह सकते हैं। पक्का ना? नेट इलेक्ट्रिक चार्ज भी जीरो है, जरूरी नहीं है। यस सर। आराम से। दो पॉजिटिव के साथ भी हो जाएगा। जैसे दो पॉजिटिव नेट वाला भी नहीं बोल सकते क्योंकि नेट जीरो हो सकता है सर इसमें। द इलेक्ट्रिक यार वो तो सर उसमें फील्ड लिखा है, लेकिन अरे भाई आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन, देखिए सर इसमें ये डाउट इलेक्ट्रिक था कि फील्ड पूरा रीजन पे, पॉइंट पर जीरो हो। इससे पूरे रीजन पे तो जीरो नहीं हो सकता ना। हाँ। तो मतलब कि कोई चार्ज होगा ही नहीं। ये तो हाँ, यही पॉइंट बोल रहा हूँ ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक पॉइंट पर जीरो कह रहा है वो, या फिर पूरे स्पेस में जीरो कह रहे हैं। सर पूरे स्पेस में जीरो कह रहा है। स्पेस में कह रहा है। हाँ मतलब कि स्पेस का मतलब ये हुआ कि मतलब किसी भी पॉइंट पर कहीं कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। यस सर, मतलब कहीं भी। तो अगर कहीं कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो वहां पर फ्लक्स पे नहीं होगा फिर। तुम लोग कह रहे हो कि इसके अंदर नेट चार्ज जीरो होगा, मतलब कि हो सकता है कि प्लस और माइनस दोनों हो, ये तो कह रहे हो? यस सर। पर सर उससे हर पॉइंट पे Yes, जीरो sir. नहीं आएगा ना, अगर प्लस माइनस होगा। हाँ, प्लस और माइनस अगर दोनों होंगे तो डाइपोल बनेगा फिर। यस सर, डाइपोल में थोड़ा सा भी सर डिस्टेंस आता है तो अपने आप ही सर ऐसे कॉम्बिनेशन में किसी एक पॉइंट पे जीरो हो सकता है लेकिन रीजन पे नहीं। हाँ, तो इसका आंसर ये स्टेटमेंट ट्रू है। यस सर। ये स्टेटमेंट ट्रू है। पांचवा, इफ देयर आर मोर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लीविंग अ गॉसियन सरफेस देन एंटरिंग, लीव करने ज्यादा लाइंस बाहर जा रही है और कम लाइंस एंटर कर रही है। पॉजिटिव चार्ज ज्यादा मतलब नेगेटिव फ्लक्स, चार्ज पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव चार्ज है। नेगेटिव का मतलब टोटल फ्लक्स पॉजिटिव है, इसका मतलब अंदर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है। सिक्स्थ, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट। ये हम लोगों ने मेरे ख्याल से लास्ट क्लास में भी डिस्कस हुआ था कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर हम कोई भी क्लोज सरफेस लेते हैं तो उसका जो टोटल फ्लक्स बनता है वो हमेशा जीरो के बराबर है। जीरो। तो what can you conclude about the net electric flux through the Gaussian surface? Answer is zero.
7th, ये भी डिस्कस होगा, रुक जाइए। 8th, सर इसमें q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा 8 का आंसर। यस सर, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट यस हियर। सर, तो बाहर वाले रिंग से कोई नहीं आएगा, अंदर वाले चार्ज से आएगा। यस सर। हाँ, क्योंकि इस जो चार्ज स्फीयर के अंदर है 8th क्वेश्चन में वो q है, तो आंसर हो जाएगा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। 9th, सर इसका pi आंसर e r h by है। 2। सर ERH 9th वाले में, हाँ 9th में अगर हम आपको हाफ कोन ड्रॉ करके दिखाएं, हाफ कोन, यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट की मतलब प्रोजेक्टेड ये वाली सकती है। हाँ हाफ कोन में अगर देखें बिल्कुल कि यहाँ पर तो वो कंसेप्ट लगाओगे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म दे रखा है क्वेश्चन में। तो अगर हम हाफ कोन की बात करेंगे तो इसका एक सरफेस ये ट्रायंगुलर वाला, एक सरफेस ये बेस वाला सेमी सर्किल के फॉर्म में, और एक तीसरा ये जो कर्व सरफेस है। सरफेस 1 का फ्लक्स, सरफेस 2 का फ्लक्स और सरफेस 3 का फ्लक्स, दोनों तीनों ऐड करोगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, 0 आना चाहिए। सरफेस 2 की अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन सरफेस 2 के पैरेलल जा रही है, यानी कि सरफेस 2 के नॉर्मल के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो सरफेस 2 के लिए फ्लक्स एक्सक्लूसिवली 0 हो गया, यानी कि जो सरफेस 3 और सरफेस 1 है उनके फ्लक्स का टोटल 0 आएगा। तो फ्लक्स ऑफ सरफेस 3 माइनस टाइम्स फ्लक्स ऑफ सरफेस 1, और फ्लक्स ऑफ सरफेस 1 कैलकुलेट कर सकते हैं बिकॉज इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस बाहर जा रही है, तो इसके लिए पॉजिटिव फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल इसमें निकाल सकते हो तो वो r into h आ जाएगा। यस तो सर। 5 पॉजिटिव आएगा, 5 नेगेटिव आ जाएगा इसके हिसाब से। ठीक है। 10th, सर 0। 10th ध्यान से। तो 0 नहीं होगा, वो कुछ सर आएगा। बेस प्लस चारों स्लैंट एरिया का सर सम लेंगे तो यस सर। टोटल ये भी 0 इसी कंसेप्ट, ये भी होगा इसी सर। कंसेप्ट पर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, कंसेप्ट को ध्यान से पकड़ो इसमें। तो जो हमारा पिरामिड है उसमें एक बेस है और बाकी 4 स्लैंटेड सरफेसेस है उसमें। तो एक जो बेस का फ्लक्स और बाकी 4 स्लैंटेड सरफेसेस मिला दें तो टोटल फिर से 0 आएगा, अगेन सेम कंसेप्ट बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म। तो 4 स्लैंटेड फेसेस का जो फ्लक्स है वो माइनस टाइम्स का फ्लक्स ऑफ द बेस एंड माइनस टाइम्स फ्लक्स ऑफ बेस। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वर्टिकली ऊपर है तो ये बेस में एंटर कर रही है, माइनस साइन देखिए ना, माइनस क्योंकि बेस में एंटर हो रहा है, और ई मल्टीप्लाइड बाय जितना उसका एरिया होगा, ये आंसर आ जाएगा इसका। 11th मेरे ख्याल से खुद से कर सकते हैं। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। 12th जल्दी से आंसर कंफर्म करो 12th क्वेश्चन का। Point charge q is located at distance small d from the infinite plane. Quickly answer the answer 12th का। कोई इनफाइनाइट प्लेन और उससे अगर हम q चार्ज को प्लेस करते हैं, मतलब इससे इधर q चार्ज, देखो ये इनफाइनाइट प्लेन बोल रहा है, इस वर्ड पे पकड़ो आप, इनफाइनाइट प्लेन, इसी वर्ड में आंसर है इसका। सर q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। q/2 एप्सिलॉन नॉट। हाँ, बस यही वर्ड पकड़ना था, इसमें कैलकुलेशन है नहीं। हाँ, अगर ये इनफाइनाइट प्लेन है तो आप एक काम कर सकते हो, इसी के पैरेलल एक और इनफाइनाइट प्लेन मान लें, इसके पैरेलल में एक और इनफाइनाइट प्लेन, और बाकी इन प्लेन्स को ऐसे कनेक्ट कर दे सब। थोड़ा डायग्राम तिरछा हो गया बट कीवर्ड बनी गई है। तो टोटल सरफेसेस हमारे पास जो जनरेट हो जाएंगी वो एक ये सरफेस 1 और एक इसके पैरेलल सरफेस 2 और 4 और सरफेसेस होगी। तो फ्लक्स ऑफ 1 प्लस फ्लक्स ऑफ 2
एंड 4 टाइम्स फ्लक्स ऑफ अदर सर्फेसेस। उनको भी चाहो नाम दे दो 3 and 4, तो 5 3 5 4। फिर फ्रंट और बैक साइड के 2 सरफेस होंगे, उनको 5 6 कर लेते हैं। ये टोटल फ्लक्स गॉस लॉ के हिसाब से जाना चाहिए Q/ε0। बट जब ये इनफाइनाइट कह रहे हैं, इसका मतलब ये लेंथ इनफाइनाइट है, ये लेंथ इनफाइनाइट है, तो जो ये सरफेस नंबर 3 होगा, इसके किसी भी पॉइंट के डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज, डिस्टेंस फ्रॉम दिस चार्ज, अगर ये इनफाइनाइट प्लेन है मतलब ये डायमेंशंस इनफाइनाइट है। तो अगर ये इनफाइनाइट डायमेंशन है मतलब ये वाला सरफेस पॉइंट चार्ज से इंफिनिटी पर है, और किसी पॉइंट चार्ज से जब आप इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चले जाओगे तो इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर 0 आएगी। सिमिलरली मतलब इन दो 1 and 2 को छोड़ करके बाकी जितने भी 4 सरफेसेस हैं उनका डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट चार्ज इनफाइनाइट हो रहा है। इनफाइनाइट डिस्टेंस पर 0 इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसलिए बाकी के चारों सरफेसेस की फ्लक्स 0 आएगी, इंडिविजुअली 0 आएगी। और ये दोनों पैरेलल है, मतलब कि सिमेट्रिकल प्लेन्स है, तो सिमेट्री की वजह से ये दोनों की वैल्यूज बराबर आनी चाहिए। इसका आंसर आ जाएगा Q/2ε0। सर सरफेस 2 हमने सपोज ही सिमेट्री में किया है। हाँ, वो d डिस्टेंस पे ही मानेंगे उसको भी सेम डिस्टेंस से d पर मानेंगे। पैरेलल एंड सिमेट्रिकल प्लेन्स। और बाकी के 4 के 0 होने का रीजन समझो, इनफाइनाइट वर्ड यूज किया गया है, तो डिस्टेंस इनफाइनाइट, इलेक्ट्रिक फील्ड 0, फ्लक्स 0। क्लियर हुआ है अच्छे से? नहीं भी? यस सर। यस सर। इसका सेकंड आंसर ही आ जाएगा। 13th का आंसर सर E0 into pi r square। इसका भी Yes, सेम लॉजिक है। ये- अगेन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जो सर्किल बन रहा और जो पैराबोलाइडिकल सरफेस बन रहा है यहाँ पर, तो उसका सर्किल को electric 1 मान लेते, पैराबोलाइड 2 मान ले। अगेन एक ही कंसेप्ट के ऊपर बार बार क्वेश्चन इसके अंदर है। phi1 + phi2 की वैल्यू 0 हो जाएगी बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। और 1 के ये तो अंदर सर हमें करवा रखा था आपने। नहीं, बच्चा करवा तो रखा है, फिर भी डिस्कस कर। 1 में एंटर कर रहे हैं तो इसलिए 1 वाले को नेगेटिव लिख देंगे -e × πr², और 2 वाले को सॉल्व कर सकते हो यहाँ से। करवा तो लिया हमने, तो इसीलिए दिया था कि आपका जो गॉस लॉ के कंसेप्ट है पहले वो सही हो जाए। 14th में डिस्कशन चाहिए या फिर हो जाएगा ये? सर हो गया था। हो गया सर। पहले का आंसर Q/ε0, दूसरे का आंसर मतलब बी वाले पार्ट का आंसर, फर्स्ट ए पार्ट का आंसर Q/ε0, और जब हेमिस्फीयर का निकालेंगे तो हाफ कर देंगे उसको Q/2ε0। 15th आंसर बताएं क्विकली। सर 2 mu -6/ε0। हाँ, 15th में वो कह रहे हैं किसी क्यूब की सेंटर पे चार्ज, मान लो यहाँ कहीं पर क्यू चार्ज है क्यूब के सेंटर पे, तो किसी एक सरफेस का फ्लक्स कितना आएगा? Q/6ε0। पूरे क्यूब का आएगा, राइट, पूरे क्यूब का Q/ε0 आएगा। और क्योंकि आप सुनना, क्योंकि चार्ज सेंटर पे है और इस क्यूब है तो वो सारे सरफेस आइडेंटिकल होते हैं इसमें, तो 6 आइडेंटिकल सरफेसेस को मिला करके अगर इतना आंसर है तो फ्लक्स ऑफ 1 सरफेस जब कैलकुलेट होगा इसका, तो सिमेट्री के आर्गुमेंट्स Q/6। इसके ऊपर ना एक क्वेश्चन HCV में है, अगर लोगों ने प्रैक्टिस कभी किया होगा तो HCV में एक क्वेश्चन इन्होंने किया है, इस तरीके से नहीं है। वो क्या कह रहे हैं कि एक स्क्वायर सरफेस है A/A साइड का और उसके सेंटर से A/2 डिस्टेंस पर एक चार्ज है। ये HCV में 6th या 7th क्वेश्चन है। हाँ जी, तो क्यूब कंप्लीट कर लेंगे सर इसमें। हाँ, मतलब ये क्वेश्चन बेसिकली इसी का पार्ट है। सिचुएशन ये नहीं हो गई कि यहाँ पर भी तो ये जो चार्ज है ये नीचे वाले सरफेस से कितने डिस्टेंस पे है अगर देखा जाए। ये क्वेश्चन सर एनसीईआरटी में भी है सर। हाँ, बड़ा ये वाला तो बड़ा फेमस क्वेश्चन है, बट इसके वेरिएंट्स बहुत हैं अभी, तो अभी इसके ऊपर डिस्कशन होगा। इस क्वेश्चन के वेरिएंट्स बहुत हैं, इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं पहले आप समझो कि जो हमारा 15th क्वेश्चन असाइनमेंट में है उसके अंदर
अगर हम इसको a बाई ए माने और चार्ज सेंटर पे है, तो क्या ये बॉटम सरफेस और यहाँ पर जो प्रॉब्लम है ये दोनों आइडेंटिकल प्रॉब्लम्स नहीं हो गई? यस सर, तो इसका आंसर क्या आएगा फिर? इसका वही सेम है। सेम आएगा, यानी इस चार्ज की वजह से इस स्क्वायर सरफेस का फ्लक्स इसी आर्गुमेंट से, जो आर्गुमेंट यहाँ पर है, मतलब आप हाइपोथेटिकली मान लो कि ये किसी क्यूब का एक सरफेस है, मान सकते हैं कि ये एक इमेजिनरी क्यूब का सरफेस है और चार्ज उस इमेजिनरी क्यूब के सेंटर पे है, यही वाली प्रॉब्लम बन जाएगी और इसका आंसर आ जाता है Q डिवाइडेड बाय 6 एप्सिलॉन 0। जिसको डाउट है पूछ सकते हो भाई। क्लियर है? बोले जल्दी से। Yes, sir. यस सर। हमने फिर कहा है कि फ्लक्स के न्यूमेरिकल्स बहुत रेयर क्वेश्चन, रेयरेस्ट केसेस में हमारे को कैलकुलेशन होती है, अदरवाइज हम लॉजिक से चलते हैं। एक एग्जांपल और दिखा रहे हैं इसी स्क्वायर वाले में, हालांकि ये भी हो सकता है आप लोगों ने कर रखा होगा कहीं ना कहीं बुक्स में, इसकी कॉर्नर से ए डिस्टेंस पे अगर चार्ज रखा जाए, अ चार्ज एट ए डिस्टेंस फ्रॉम द कॉर्नर, Q by 24 epsilon naught. इसका फ्लक्स कितना आएगा इस सरफेस का? मैंने कहा ना इसके वेरिएंट्स बहुत हैं और एग्जाम्स में भी इसी के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। सर इसमें क्या स्क्वायर की एक फेस को 4 हिस्सों में डिवाइड सर करके इसमें 4 क्यूब और रखना पड़ेगा सर, सॉरी 8 क्यूब। देखिए मैं क्यूब कर सकते, क्यूब वाला काम भी कर सकते हैं, बट हम अभी जो पिछला वाला क्वेश्चन किया ना, 15th क्वेश्चन अपने आप में एक कंसेप्ट है। सर एक और तरीका है सर इसका। एक बड़ा सा क्यूब मान लेंगे। बड़ा सा क्यूब मान लो। सर वो मान सकते हैं सर, एक सिंपल सा तरीका सर, वो मतलब एक लाइन में हो जाएगा सर उससे। हाँ जी बताओ। सर तरीका ये कि ये जो चार्ज है हमारे पास, पॉइंट चार्ज दिया हुआ है ना सर, तो सर ऐसा तो आपके साथ कभी होता नहीं है कि मतलब आपके पास चार्ज है भी और उसका डायमेंशन नहीं है, मतलब ये तो मतलब, तो हम कह सकते हैं कि चार्ज लगभग स्फेरिकल है। तो सर अगर हम अपनी ज्योमेट्री लगाएं तो चार्ज अगर एक कॉर्नर पे रखा हुआ है तो ये मान सकते हैं, अगर आप इमेजिन करें उसको 3D वे में, कि चार्ज का 1/8 वॉल्यूम आपका क्यूब के अंदर होगा। यस सर। क्योंकि 3D स्पेस में 8 सेगमेंट्स होते हैं सर। तो सर अगर हम ध्यान से देखें तो क्यू अगर टोटल चार्ज है तो 1/8 वॉल्यूम का Q/8 होगा। ठीक है। और सर वो जो क्यू के एडजेसेंट वाली फेसेस होंगी क्यूब की, उनका तो फ्लक्स 0 हो जाएगा, जो बाकी 3 फेसेस होंगी उनका बिल्कुल सेम होगा। एडजेसेंट वाली फेसेस मतलब जो जहाँ जिनके सर मतलब जो जिनसे लगा हुआ है सर वो मतलब चार्ज। क्यू, ठीक है, मतलब क्यू जिनका वर्टेक्स हो गया एक तरीके से। यस सर। तो सर बाकी 3 फेसेस का सेम होगा, तो 3 फाई इज इक्वल टू Q/8 एप्सिलॉन नॉट। फाई आ गया आपका डायरेक्ट Q/24 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, सही, रीजन सही है। ठीक, हम कह रहे हैं ये भी रीजन बढ़िया है, बट हम लोग ये कह रहे हैं कि जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन किया कि अगर ये ए है, ये ए है और ये a/2 सेंटर से ऊपर है, सेंटर से a/2, तो जस्ट नाउ इसका आंसर क्या मिला था? अभी जस्ट पहले इसको किया आपने। Q/6 अब देखो, आप इसी स्क्वायर को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। यस सर, यही कह रहा था सर। यस सर। अब किसी, और अभी अब इसमें से एक पोर्शन का बताओ क्या आएगा? अगर पूरे स्क्वायर का Q/6 है तो 24, बस ये लॉजिक लगा दीजिए। अब अगर आप, हाँ, अब अगर आप किसी एक स्क्वायर को देखिए अलग से, मतलब एक स्क्वायर पोर्शन, तो ये लेंथ a/2, ये लेंथ a/2 और चार्ज इसके कॉर्नर से a/2 डिस्टेंस ऊपर। अब क्योंकि आंसर में डायमेंशन तो आ नहीं रही है, जो आंसर है वो इसके डायमेंशन ए के इंडिपेंडेंट है, तो हमने एक तरीके से सारी डायमेंशंस यहाँ पर डबल कर दी। यस सर। तो जो यहाँ का आंसर वो यहाँ का आंसर, देखो डायमेंशन तो फाइनल आंसर में है Q/24, तो डायमेंशन ए ले ले, चाहे दोनों सिमिलर हो जाएंगे तो कई सारे तरीके, राइट, कई मेथड्स हैं इनको करने के। अब इसी पर एक क्वेश्चन और देखिए, नोट कर रहे हो ना आप? मतलब टाइम मिल रहा है नोट करने का या नहीं मिल रहा है? नहीं।
नोट कर लो फिर बताओ, हटाएंगे जब। सर सर मेरा वो फोर्थ क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट था वो सर। बच्चा अभी अभी थोड़ा- एक मिनट रुक जाओ, अभी जी सर, वापस ले आखिरी में जाएंगे। पूछ लें। हाँ पूछ आखिरी में। लेना। इसको लिख लिया हो तो बताएं, हटाएं इसको। ये सर लिख चलो नाउ क्वेश्चन सुनना थोड़ा सा, मतलब कैसे लैंग्वेज का गेम होता है प्रॉब्लम्स में। ये हमने यहाँ पर एक क्यूब ड्रॉ कर लिया फिर से, ठीक है, और एक पैरेलल में एक और क्यूब ड्रॉ कर रहे हैं। फर्स्ट वाले केस में हम एक चार्ज को प्लेस कर रहे हैं। फर्स्ट केस में वो चार्ज एग्जैक्टली कॉर्नर पे है, एग्जैक्टली एट द कॉर्नर पॉइंट क्यू, और इसमें कॉर्नर के जस्ट आउटसाइड दिस कॉर्नर, थोड़ा सा बाहर है कॉर्नर के जस्ट आउटसाइड, मतलब ये एट कॉर्नर, ये जस्ट आउटसाइड। और एक तीसरा फिगर है जिसमें ये चार्ज कॉर्नर के जस्ट इनसाइड है। ठीक है, मतलब जो कॉर्नर है उसके जस्ट अंदर है चार्ज क्यूब। चलिए अब आप बताओ पूरे क्यूब का फ्लक्स कितना होगा और क्यूब की एक एक सरफेस के लिए कितना कितना फ्लक्स आएगा। मैं नॉर्मल इनके नाम दे देता हूँ, ए बी सी डी, सेम यहाँ पर भी चलेगा। सर केस 1 में तो क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट पूरे क्यूब का। पूरे क्यूब का। यस सर, बाकी तीन हाँ, और दूर वाले फेसेस का सर क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नॉट, पास वाले का 0। ठीक है। और सर सेकंड केस का चलो। ओके सर, सर सेकंड केस का बात करें तो पूरे क्यूब का 0 हो जाएगा सर, क्योंकि आउटसाइड है सर चार्ज। सर दूर वाले फेसेस का लगभग लगभग सेम रहेगा, क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नॉट, और पास वाले जो फेस होंगे उसका माइनस क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और सर फिर तीसरा केस, सर तीसरे केस में सर टोटल फ्लक्स होगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, सर पास वाले फेसेस का होगा सर आपका 7/24 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, और सर दूर वाले फेसेस का वही सेम रहेगा लगभग लगभग क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, बाकी लोग भी थोड़ा अटेम्प्ट कर लेंगे तो इनको भी तो बताएं। आपका आंसर सही है। ये मेरा केस नंबर 1 है, ये केस नंबर 2 है, और ये केस नंबर 3। चलो आंसर देखते हैं क्या है यार। केस नंबर 1, केस नंबर 2 और केस नंबर 3, तीनों के अलग अलग आंसर बताते हैं। पहले वाले में पूरे क्यूब का आंसर क्या बनेगा? फर्स्ट केस में आंसर ऑफ द कंप्लीट क्यूब, क्यू बाय क्यू बाई 8 एप्सिलॉन। क्यू बाई 8 एप्सिलॉन। हाँ राइट। यस सर, क्यू बाय 8। हाँ उसमें भी कर सकते हैं, और अभी जो हमने एक क्वेश्चन किया था उसका रेफरेंस लेंगे यहाँ पर। थोड़ी देर पहले अभी एक क्वेश्चन ये हुआ था कि अगर एक स्क्वायर सरफेस हो ए और उसके कॉर्नर से ए डिस्टेंस ऊपर अगर एक चार्ज है तो उसका आंसर क्यू बाई 24 आया था इसका। तो क्या हमारा सरफेस ए बी सी डी एग्जैक्टली सेम नहीं काम कर रहा? सरफेस ए बी सी डी की ओर हम देखें यस तो ए और कॉर्नर से ए डिस्टेंस ऊपर चार्ज, तो जो इधर आंसर है वही आंसर यहाँ पर भी, यानी कि क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नॉट। सरफेस EHAD EHDS इसके साथ भी सेम सिचुएशन है।
ए और इसके कॉर्नर से ए डिस्टेंस इधर चार्ज, इसका भी आंसर सेम आएगा Q/24 एप्सिलॉन 0। और एक और सरफेस है जो बिल्कुल सिमिलर है, कौन सा? AB ये फ्रंट वाला, ये फ्रंट सरफेस EFAB, ये जो फ्रंट सरफेस EFAB है इसके साथ भी सेम सिचुएशन है, A और इसके कॉर्नर से A डिस्टेंस पे चार्ज, इसका भी सेम आंसर आ गया Q/24 एप्सिलॉन 0। और ये तीनों केसेस में सेम आएगा, ऑलमोस्ट सेम आएगा। बता सकते हैं क्यों तीनों में ऑलमोस्ट क्यों सेम आएगा? सर पोजीशन बदलने से स्लाइटली डिस्प्लेस किया है सर, तो बहुत ही हाँ, लगभग उतना ही रहेगा। चार्ज जस्ट आउट जस्ट इन करने पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पर बन रही होगी उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशंस नहीं आएंगे। तो लगभग इन तीनों के आंसर सभी केसेस में, इन ऑल 3 केसेस, ये सर बट जैसे टोटल रहेंगे। फ्लक्स चेंज करने से पास वाली सरफेस पे बहुत ड्रास्टिक इनका चेंज आएगा। बदलेगा, इनका यस बदलेगा, सर। इनका। पहले वाले केस में, फर्स्ट केस में BCGF, मान लो BCGF, आप खुद बताइए क्या इस चार्ज से कोई ऐसी लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं जो इस सरफेस पे BCDF को क्रॉस कर दे, मतलब इसको पेनिट्रेट कर दे, नो सर, इसके आर पार चली जाए? या तो आप एक ऐसी लाइन बनाओगे जो इसी सरफेस पे ड्रॉ होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड को लाइन से ही रिप्रेजेंट करना है, तो अगर हम उसको लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे तो या तो एक लाइन होगी जो ऑन द सरफेस होगी, मतलब इसके आर पार नहीं जाएगी, सर स्किम कर रही होगी वो। तीनों में 0 0 आएंगे। तो फ्लक्स हुआ ही नहीं। फिर फ्लक्स तो तब होता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड एक सरफेस को क्रॉस करे, मतलब उस सरफेस के एक साइड से दूसरे साइड पे लाइन जाए। और इसके अलावा अगर हम कोई लाइन बनाएंगे तो या तो वो इधर चली जाएगी, वो इस सरफेस को क्रॉस ही नहीं करेगी। आप सिर्फ डायग्राम पे जाइए, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन ड्रॉ करके दिखाओ, और अगर तुम में से किसी को भी लग रहा है कि भाई नहीं एक ऐसी लाइन बन जाएगी जो इस सरफेस को क्रॉस कर जाएगी, नहीं बनेगा आंसर 0। सेम विथ EFGH, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन सरफेस के पैरेलल जाएगी या फिर उसको क्रॉस ही नहीं करेगी वो, इसका भी फ्लक्स 0, इसका भी फ्लक्स 0। सेकंड वाले में जब जस्ट आउटसाइड रख दोगे उसको, जस्ट आउटसाइड, आउटसाइड या जस्ट आउटसाइड, और अब अगर हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाएंगे जस्ट आउटसाइड रखने के बाद, तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस सरफेस में एंटर कर जाएगी। ये डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको? जस्ट आउटसाइड रखने पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस सरफेस में कुछ पेनिट्रेट करेगी, इसमें टेंजेंट बनेगी। तो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन पेनिट्रेट कर रही है, इसका मतलब कुछ तो फ्लक्स आएगा इसमें। बोले भाई, यहाँ तक आर्गुमेंट अगर समझ में आ रहा हो तो कुछ तो आंसर आएगा। अब वो कुछ आंसर जो होगा वो मान लेते हैं फाई, सिमेट्री से ये भी फाई होगा, सिमेट्री से ये भी फाई होगा, और इन सब का टोटल जो आना चाहिए, मतलब सभी 6 सरफेसेस का टोटल कितना आना चाहिए? 0, क्योंकि चार्ज बाहर है। तो दिस मतलब Q/24 एप्सिलॉन नॉट प्लस Q/24 एप्सिलॉन नॉट प्लस Q/24 एप्सिलॉन नॉट प्लस 3 टाइम्स ऑफ अ फाई, समेशन वैल्यू 0 आनी चाहिए, इनका टोटल वैल्यू 0 आना चाहिए। सरफेस 3 के साथ भी सेम होगा, जस्ट इनसाइड में भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर क्रॉस कर जाएंगी इसको, यहां पर भी कुछ ना कुछ फ्लक्स आएंगे इसके, लेकिन यहां पर जब इनका समेशन करेंगे टोटल Q/ε, तो दिस समेशन वैल्यू विल बी, बिकॉज़ दिस टाइम चार्ज क्यूब के अंदर है, तो टोटल फ्लक्स अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ Q/ε0। इससे इंडिविजुअल फ्लक्स फाइंड आउट करो कितना आ रहा है इसमें। सर ये जो अंदर वाला फ्लक्स है बाद वाले केसेस में, और अब बाहर रख के अगर जो फ्लक्स निकालेंगे इनका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा? नहीं अलग आएगा, वही तो कह रहा हूँ, करके तो देखो ना। Q/24 प्लस Q/24 प्लस Q/24 प्लस 3 टाइम्स ऑफ फाई, इसमें RHS में 0 है, और इसमें Q/24 प्लस 3 टाइम्स ऑफ फाई, इसके RHS पे Q की वैल्यू सर सेम ही रहेगी, लेकिन दोनों केसेस, केस नंबर 2 और केस नंबर 3 में नहीं भाई,
कहाँ टेस्ट में 7q/24 7q/24 एप्सिलॉन नॉट। अरे मैंने सिंबल फाइल लिख दिया, उसको 5 कर लेते हैं भाई, बस आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। सर पहले वाले में Yes. क्यूब, सर पहले वाले में इन सब का टोटल q/एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, इन सब का टोटल 0 आ रहा है, तो यहाँ पर 5 और यहाँ का 5 सेम वैल्यू पे कैसे आएंगे? Yes. नहीं हुआ क्लियर है? हो गया सर। हो गया सर। तो ये देखो जस्ट आउट जस्ट इन में ना अपना दिमाग मत लगा देना कि जस्ट आउट करने से क्या फर्क पड़ता है। आउट मतलब आउट, वो चाहे जस्ट आउट हो चाहे वो सिग्निफिकेंटली आउट हो, बाहर मतलब बाहर, खत्म। एक क्वेश्चन और लेते हैं। स्क्वायर है और इसको पिरामिड में कन्वर्ट कर रहे हैं, स्क्वायर बेस पिरामिड, साइड ए। मैं आपको सिर्फ ये दिखा रहा हूँ कि क्वेश्चन किस तरीके से आता है, और इसकी हाइट h मान लेते हैं, टोटल हाइट। इक्वल्स टू a/2, हाइट इज a/2। आपको लॉजिक समझ में आएगा कि वो स्क्वायर वाला क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। और पहले तो आप ये बताओगे, अगर चार्ज को हम वर्टेक्स पर रख दें, चार्ज ऑन द वर्टेक्स, तो इस स्लैंटेड सरफेस का फ्लक्स कितना आएगा? 0 आएगा सर। 0 आएगा। 0। आर्गुमेंट क्या? आर्गुमेंट बताओ, क्योंकि देखो क्योंकि सर कोई जितनी भी फील्ड लाइंस निकलेंगी पैरेलल होंगी। हाँ, तो आर्गुमेंट जरूरी है अगर असर्शन रीजन के हिसाब से चलना चाहते हो। नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विल क्रॉस दिस सरफेस एंड दैट्स व्हाई फ्लक्स विल बी 0। कोई कैलकुलेशन नहीं। नाउ चार्ज अगेन जस्ट आउटसाइड, अब आपको समझ में आ जाएगा क्या करना है। चार्ज इज जस्ट आउटसाइड, फ्लक्स फॉर द स्लैंटेड फेस। चार्ज जस्ट आउटसाइड, फ्लक्स फॉर द स्लैंटेड फेस। सर सर माइनस बेस q/18 वाली एप्सिलॉन नॉट। बच्चा ध्यान से, 24 चार एप्सिलॉन नॉट 2/24 एप्सिलॉन 2/24 एप्सिलॉन। हाँ, जब कैपिटल Q जस्ट आउटसाइड है, मैंने कहा जस्ट आउटसाइड हो या आउटसाइड हो, गॉस लॉ कहता है कि फेस काउंट करने में गलती कर दी है सर। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, स्क्वायर का फ्लक्स और जो चार स्लैंटेड सरफेसेस हैं इसकी, इन सबको मिला दे तो गॉस लॉ के हिसाब से 0 आना चाहिए। और ये स्क्वायर वाला फ्लक्स वही फेमस क्वेश्चन, ए और सेंटर से a/2 ऊपर चार्ज, ए सेंटर से a/2 ऊपर चार्ज, इसका आंसर आपको याद रखना पड़ेगा। q/24 एप्सिलॉन। q/6 सेंटर से a डिस्टेंस ऊपर, सेंटर से a/2। इसका जो आंसर आएगा स्क्वायर वाले का क्या आएगा, देखो ना फिर से स्क्वायर वाले का, ए और सेंटर से a/2 ऊपर चार्ज है, इसी को तो भी किया था। और प्लस या माइनस, ये चीज प्लस में आएगी या माइनस में आएगी? तो ये वाला प्लस में आएगा, क्योंकि इस चार्ज की कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आप ड्रॉ करो, वो नीचे बेस में से बाहर जाएगी। यस सर। बेस से निकल रही है एग्जिट, तो ये प्लस है, इसका मतलब स्लैंटेड वाले माइनस आएंगे। बहुत मैं एक बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपका न्यूमेरिकल फ्लक्स का नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब लॉजिक पोर्शन वीक है, मैथ्स से यही बेस पे ज्यादा। क्विकली 10 सेकंड का क्वेश्चन है, सिर्फ 10 सेकंड का आंसर बताना है इसका। अगेन सेम पिरामिड, स्क्वायर बेस पिरामिड, चार्ज स्क्वायर के सेंटर पे है, फ्लक्स ऑफ स्लैंटेड फेस, चार्ज ऑन द सेंटर ऑफ स्क्वायर, फ्लक्स ऑफ स्लैंटेड फेस, q/4 एप्सिलॉन नॉट। q/4 एप्सिलॉन नॉट। इस पे सर सरफेस पे 0 हो जाएगा और 4 स्लैंटेड सरफेस का बराबर। सर q/8 एप्सिलॉन नॉट। ओ बराबर q/8 होगा सर। सर इसमें हम लोग एक इमेजिनली सर q/4 पांडे जी कुछ लोग गलतियां कर रहे हैं ना, उनको समझने दो, गॉस लॉ को समझने दो ना। दो आंसर आ रहे हैं, कुछ के q/4, किसके q/8, और रीजंस अलग अलग हैं उनके।
भाई उनको पता तो चले क्या गलती हो रही है उनसे। सर एक चीज पूछना था सर, ये जो सर ये हम्म, स्क्वायर सरफेस पे रखा हुआ है सर पॉइंट चार्ज, तो हम्म। सर स्क्वायर भी एक सरफेस है, तो एक सरफेस के दो साइड होते हैं सर, कौन सी साइड पे रखा है सर, वो मतलब ऊपर वाली वो बाहर वाली? सेंटर पे रखा है सर। सरफेस के दो साइड नहीं बता पाओगे यार, बिकॉज नहीं सर देखिए, 3D मतलब फिगर तो 3D है, और सर अगर स्क्वायर सरफेस को लें तो जैसे कि आप एक शीट ऑफ पेपर लेते हैं तो उसके दो साइड होते हैं सर, भले ही 2D हो, तो सर मतलब इसमें भी तो स्क्वायर शीट के दो साइड होंगे, तो ये ऊपर वाले मतलब अच्छा अंदर वाले में या फिर पीछे वाले? ये नहीं मेंशन है ना क्वेश्चन में एक्चुअली, ये तो प्रॉब्लम है। मतलब ये बताते ही नहीं यस है सर, क्वेश्चन की। ये मैं बताना बता चाहिए रहा था, हूँ देखो, तभी डिटरमाइन कर सकते। नहीं नहीं ऐसा नहीं है। देखो अभी हमने थोड़ी देर पहले क्यूब वाला एक क्वेश्चन किया था, रिकॉल करना है क्यूब का एक क्वेश्चन, और चार्ज को इसके कॉर्नर पे पुट किया था क्यूब। जो हमने टेबल बनाई थी, उस टेबल की जो पहली वाली कॉलम थी, फर्स्ट कॉलम, उसमें जरा सबको ऐड करके देखो कितना आंसर आ रहा है। जो हमने क्यूब वाला क्वेश्चन किया था उसकी फर्स्ट फर्स्ट कॉलम जो थी, पहली वाली कॉलम देखिए, Q उसमें by 8 by 8 epsilon. epsilon. by 8 epsilon naught. इसका मतलब इसके अंदर क्यूब का जो फ्लक्स बन रहा है वो Q/8 बन रहा है। क्या गॉस लॉ वैलिड नहीं हुआ? एक्चुअली क्या होता है, चार्ज अगर हमने वर्टेक्स पर रख दिया है तो वर्टेक्स मतलब Q ऑन वर्टेक्स, अब इसको आप क्या कहोगे, ये इनसाइड है कि आउटसाइड है? चार्ज ऑन द वर्टेक्स इनसाइड या आउटसाइड? सर कुछ इनसाइड है कुछ आउटसाइड है। राइट। तो एक्चुअली ऐसे केसेस में हम गॉस लॉ यूज नहीं करते हैं। मतलब अगर पॉइंट चार्ज किसी क्लोज सरफेस पर रखा हो, चार्ज या तो वो नहीं वेल सर डिफाइंड होना सर चाहिए। सर बात ये नहीं है सर, ये क्वेश्चन मैंने मतलब जिस किताब में देखा था तो उस किताब में एक वर्ड मेंशन किया हुआ था हाँ, सर, कि मैं जो वही वर्ड पॉइंट बोल रहा हूँ, चार्ज है वो सिमेट्रिकली रखा हुआ है सर। सिमेट्रिकली नहीं है, बट देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वही बात मैं भी बोलने जा रहा था कि क्वेश्चन में ये चीज वेल डिफाइंड होनी चाहिए। जैसे ये वेल डिफाइंड का मतलब ये होता है when the charge is on the vertex, तो ये वेल डिफाइंड क्वेश्चन नहीं है। मतलब इससे ये मालूम नहीं चल रहा है कि वो इनसाइड है कि आउटसाइड है। जी सर। तो हम ऐसे में गॉस लॉ नहीं लगा रहे हैं। सेम चीज यहाँ पे हो रही है, चार्ज इज ऑन द सरफेस बट इट इज नॉट गिवन वेदर ऑन द इनर साइड और ऑन द आउटर साइड। तो फिर हम इसके लिए अगर हम ये सोचे कि जो हमारा इसका बेस है स्क्वायर बेस, और जो चार स्लैंटेड सरफेसेस है, हम इसको मिला करके भी गॉस लॉ लगा नहीं सकते, बिकॉज हमें को ये मालूम नहीं है कि चार्ज इन है या आउट है। मतलब ये गॉस लॉ का एक ड्रॉबैक भी है कि इफ द चार्ज इज ऑन द सरफेस यू कैन नॉट अप्लाई गॉस लॉ। तो ऐसे में क्या करते हैं फिर, इसके लिए गॉस लॉ लग नहीं पाएगा, रीजन बीइंग कि चार्ज इन या आउट डिफाइन नहीं है इसमें। तो ऐसे में क्या करोगे आप, सिमेट्री की हेल्प लो, और सिमेट्री की हेल्प लेके क्या करेंगे, एक ऐसा ही हम वर्चुअल पिरामिड नीचे मान लेंगे, एक ऐसा ही वर्चुअल पिरामिड विद द सेम बेस, उसी बेस के ऊपर सेम बेस पर एक और इन्वर्टेड प्रिज्म मान लें, मतलब इधर भी पिरामिड। तो अब चार स्लैंटेड सरफेस ऊपर और चार स्लैंटेड सरफेस नीचे। तो अगर मैं 8 टाइम्स फ्लक्स ऑफ स्लैंटेड सरफेसेस निकालूं, तो क्या आठों स्लैंटेड सरफेसेस को मिला करके अब हम कह सकते हैं कि चार्ज इनसाइड है या आउटसाइड है? अगर हम स्क्वायर को भूल जाए नो सर, वो तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ही होगा। Inside. वो क्यूब, ये चीज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। तो किसी एक का निकालने के लिए बाई 8 कर दीजिए। मतलब आप गॉस लॉ जिस क्लोज सरफेस के लिए लगा रहे हो, उस क्लोज सरफेस में चार स्लैंटेड सरफेस यहाँ की और चार स्लैंटेड सरफेस यहाँ की ले रहे हैं, उनको मिला करके गॉस लॉ लगा सकते हो। तो आप ये कह रहे हैं कि जैसे जिन क्वेश्चंस में जो या फिर जिन ऑब्जेक्ट्स में ऐसा प्रॉब्लम हो तो उसको दोनों तरफ एक्सटेंड करके एक पूरा क्लोज फिगर बना दिया जाए। हाँ, सिमेट्री का यूज करने के लिए, क्योंकि बिल्कुल हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है एग्जाम्स में सिमेट्री की। अगर सिमेट्री से क्वेश्चन नहीं हो पा रहा तो हम जाएंगे मैथ्स इंटीग्रेशन पे, कैलकुलस पे, उसको हम सेकंड अटेम्प्ट पे रखते हैं। यही पूछना चाह रहे थे, कुछ और डाउट है? यही पूछना चाह रहे थे। ठीक। तो लिमिटेशंस आप चाहो तो ऐड कर सकते हो कि व्हेनेवर द चार्ज इज ऑन द सरफेस
इन या आउट नहीं है, अगर ऑन सरफेस है तो गॉस लॉ, अगर गॉस लॉ होता तो इसका आंसर या तो 0 आता या तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता। इसीलिए जब हमने क्वेश्चन किया था तो जस्ट आउटसाइड में गॉस लॉ लगाया, जस्ट इनसाइड में गॉस लॉ लगाया, इसके अंदर गॉस लॉ से आंसर नहीं आ रहा। सर इसमें ऐसा मान सकते हैं कि सर जो वो सरफेस पे चार्ज रखा हुआ है तो सर वो इस तरह से मान सकते हैं कि सिमेट्री से सर वो आधा चार्ज अंदर होगा और आधा चार्ज बाहर होगा, तो सर आधा जो Q/2 रखा हुआ तो उस पर लगा सकते हैं क्या गॉस लॉ? सुनो मेरी बात, आप जो कह रहे हो वो प्रैक्टिकली सही है, लेकिन जब क्वेश्चन कह रहा है कि आप पॉइंट चार्ज, तो एक पॉइंट का आधा कैसे करेंगे हम? आधा तो उसका कर सकते हैं डायमेंशंस नहीं है ना, उसके, तो आधा तो कैसे? आधा तो उसको करोगे जिसकी लेंथ हो, सरफेस हो, वॉल्यूम हो। नहीं सर, पर सर पॉसिबल ये भी तो नहीं है कि हमारे पास कुछ है पर नहीं भी है। हाँ मैं कह रहा हूँ, मेरा बात सुनो, मैंने कहा ये चीज प्रैक्टिकली नहीं हो सकती कि चार्ज कैन नॉट बी प्रैक्टिकली इन अ पॉइंट फॉर्म, बट क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है यहाँ पर हम न्यूमेरिकल लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। इसी का तभी मैं बार बार कह रहा हूँ, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम इज नॉट वेल डिफाइंड। कभी कभी लैंग्वेज का प्रॉब्लम भी तो हो सकता है ना क्वेश्चन के अंदर। सर ये एक चीज बता दीजिए, यहाँ पे जैसे अगर चार्ज पॉइंट है तो यहाँ पे ये भी तो नहीं कहा गया कि सरफेस के पास भी कोई थिकनेस है। सर सरफेस की थिकनेस को भी तो नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो भी तो सर फिर चार्ज पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। पॉइंट का डिवीजन नहीं होता भाई मेरे। तो सर जो सरफेस को डिवाइड कर रहा है उसको भी तो सर डायमेंशन लेस ही मान रहे हैं सर, उसको कौन सा थिकनेस दे रहे हैं, मतलब सर एक हाइपोथेटिकल वे में। आप अच्छा तो उससे क्या करें, मान लो चलो तुम्हारी बात को एग्री कर लें तो क्या होगा, मतलब अगर हम सरफेस को बोलते जाओ एक बार फिर से मुझे समझने तो क्या बोल रहे थे? तो सर सरफेस की थिकनेस को टेंडिंग टू 0 मान ले सर, तो सर जो पॉइंट टेंडिंग टू नहीं, सुनो टेंडिंग टू नहीं, 0 ही है। हाँ सर, टेंडिंग टू 0 नहीं, 0 है सर। तो सर पॉइंट जो है सर वो भी सर एक पॉइंट चार्ज है, तो सर पॉइंट को डिवाइड कर ही देगी ना सरफेस। आप इसको प्रैक्टिकल वे में सोच रहे हो, मैं फिर बोल रहा हूँ प्रैक्टिकल वे में सोच रहे हो, मैं फिर बोल रहा हूँ स्टेटमेंट पर स्टिक करके जाइए। ये प्रैक्टिकल चीजें हैं ही नहीं कि जहां पर हम कहते हैं कि पॉइंट चार्ज है और सरफेस पे कोई थिकनेस नहीं है। बात समझो मेरी, ये एक हाइपोथेटिकल आइडियल स्टेटमेंट है कि इसमें भी 0 डायमेंशन, इसमें भी 0 डायमेंशन, तो एक 0 डायमेंशन दूसरे 0 डायमेंशन को कट नहीं कर सकता। यस सर, तो फिगर कंप्लीट करके ही करेंगे। सर मुझे लग रहा है ये सर भी मुझे लग रहा है कि शायद इस तरह से सोच रहा है कि सर ऐसे कार्डबोर्ड का एक है, मतलब ऐसे ही सरफेस एक है ऐसे रेक्टेंगुलर, और उसमें बीच में छेद है, और उसमें सर एक मतलब एक बहुत ही मतलब छोटे साइज का एक कंचा फिट कर दिया गया है, तो उसको हाफ शायद भाई दिख रहा है। वो तो आप अपने रियल लाइफ में चले गए ना, रियल लाइफ में 0 डायमेंशन में कोई चीज नहीं भैया। ये एक डस्ट पार्टिकल भी माइक्रोन में आता है, माइक्रोमीटर नैनोमीटर में तो आएगा। यस सर। तो उसको हम इससे ना कनेक्ट करें वरना फिर कंफ्यूजन में रहेंगे। लॉजिक सुनो, मैं सिर्फ आपको न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। पॉइंट चार्ज के साथ ये प्रॉब्लम है, बिकॉज पॉइंट चार्ज को आपका डिवीजन नहीं होता कभी, एक्चुअली ये दिक्कत है। प्रैक्टिकली पॉइंट होता ही नहीं है तो वहां डिविजन हो जाते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं इसमें, जरा इस टाइप के क्वेश्चंस हो रहे हैं। एक और प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है, बहुत ध्यान से सुनिएगा इसको, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप जिसकी ये वाली डायमेंशन है, मतलब जो ये विड्थ देख रहे हैं, ये a√3/2, a√3/2 है, और ये जो लॉन्ग का डायमेंशन है ये a है, वर्टिकली a एंड दिस इज a√3/2। इसको YZ प्लेन मानते हैं, और सेंटर से इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, सेंटर से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक चार्ज कैपिटल Q रखते हैं हम लोग एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल d, चार्ज कैपिटल Q एट डिस्टेंस स्मॉल d। एक सेकंड, थोड़ा सा मुझे करेक्शंस करने होंगे। ये d जो है ये आपका a√3/2 है,
ये हॉरिजेंटल विड्थ ए है, करेक्शन से, और ये जो लॉन्गेस्ट लेंथ एल है ये टेंडिंग टू इंफिनिटी। क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर रहे हैं, लेंथ वाइज ये इनफाइनाइट। अब आप देखो फिर से वही बात हो गई ना कि प्रैक्टिकली नथिंग इनफाइनाइट, तो इसको न्यूमेरिकल्स में सोचिए, आप इनफाइनाइट बोल रहे हैं, ठीक है हम उसको इनफाइनाइट एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप समझ रहे हो कि नहीं? प्रैक्टिकली अगर हम सोचने बैठ जाएं तो यार इनफाइनाइट लेंथ कहाँ लाओगे, किस कौन से लेबोरेटरी में इनफाइनाइट लेंथ रखेंगे हम? तो इनफाइनाइट लेंथ विड्थ ए परपेंडिकुलरली डी डिस्टेंस जिसकी वैल्यू a√3/2 चार्ज रखा गया है। बताएं इसका क्या फ्लक्स आएगा, फ्लक्स फॉर दिस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप। किसी को क्वेश्चन क्लियर ना हो तो भाई पूछ लो। इसमें क्यूबॉइड कंप्लीट करेंगे तो आप देखो, हाँ मैथ्स नहीं लगेगी, मतलब कैलकुलस नहीं आएगी, ये मैं बोल। दो सरफेस जीरो होगा जो टेंडिंग इंफिनिटी वाले में, तो चार्ज अभी हमें नहीं पता, आप सोचो। स्ट्रिप ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, विड्थ उसकी a और उसके नॉर्मल यानी सेंटर से परपेंडिकुलरली a√3/2 डिस्टेंस पर एक चार्ज क्यों रख दिया, इसकी वजह से यहाँ पर क्या फ्लक्स आएगा। सर इसमें लेटा हुआ सिलेंडर मान सकते हैं? आप देखो मानने को भाई हमारी अपनी अपनी चॉइसेस है ना, आप सिलेंडर मान के आंसर आएगा, सिलेंडर मान के लाइए। Q/2 एप्सिलॉन नॉट होगा क्या? नहीं, नहीं आ रहा आंसर। सर 2 मिनट और दीजिए सर प्लीज। सर इसमें क्या ऐसे कर सकते हैं कि जो क्यू चार्ज है उसके राइट साइड में भी ऐसी सिमिलर एक स्ट्रिप मान ले, और फिर उसके पीछे मतलब कि ब्लैक बोर्ड के इनर साइड में एक और स्ट्रिप मान ले, और ब्लैक बोर्ड के आउटर साइड में एक और स्ट्रिप मान ले, तो सर एक लगभग एक कोई 6 एप्सिलॉन नॉट होगा क्या? नहीं, आप कंफर्म हो तो बताओ आंसर कि हमसे पूछ रहे हो। Q/2 एप्सिलॉन। Q/2 अभी आंसर क्या बोला था तुमने यार, फिर से बोलो। Q/2 एप्सिलॉन। 2π√3 पाई कहाँ से आ गया इसमें भाई? सर Q/6 नहीं हो सकता क्या? Q/6 एप्सिलॉन नॉट वाला? नहीं वो क्यों नहीं सकता, बिल्कुल हो सकता है, Q/2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, लेकिन कैसे? सर मैंने ऐसे किया था कि सर जैसे हम लोग एक क्यूब है तो सर उसको मान ले, तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर a√3/2 है, तो सर ये डायगोनल के अलोंग जो हम लोग का अगर हम लोग एक प्लेन ले लें तो सर ये इसकी डिस्टेंस वहां से वही यही बनेगी, तो सर वहां से फिर मैंने क्यूब सोचा, तो सर मुझे यही लग रहा है कि Q/6 आना चाहिए, लेकिन अब हो सकता है कि उतना मैं तभी तो बोल रहा हूँ ना कि आंसर लाना और उसका रीजन जानना दोनों में फर्क होता है ना। हम अगर क्यूब मानेंगे तो क्या कोई ऐसा क्यूब हो सकता है क्या कि उसके अंदर एक इनफाइनाइट लेंथ और एक फाइनाइट विड्थ की स्ट्रिप निकल पाए? बिकॉज़ क्यूब तो एक हाँ क्यूब में तो जितने भी आप सरफेसेस देखो, कैसी भी सरफेस क्यूब में देख लो वो तो फाइनाइट ही होगी। सर मैंने एक सिलेंडर लेके किया है,
सिलेंडर अज्यूम किया है, इनफाइनाइट सिलेंडर, तो इसकी टोटल एरिया का फ्लक्स हमें पता है Q बाय एप्सिलॉन होगा, तो उसके टोटल उसके सरकमफेरेंस से निकाल लेंगे डिवाइड करके, लेकिन उसमें पाई का टर्म आ जाएगा। नहीं, टर्म कौन सा रहा वो मैटर नहीं कर रहा है। सिलेंडर के अंदर रेक्टेंगुलर स्ट्रिप कैसे लाएंगे? मतलब क्या कोई रेक्टेंगल सिलेंडर का एलिमेंट हो सकता है? सर लॉजिक ये दो वाले लॉजिक में ऐसा नहीं बोल सकते कि सर कहते हैं जो हम लोग की लेंथ है तो वो अगर बहुत बड़ी है तो इसका मतलब जो हम लोग का ए है तो वो बहुत छोटा है, तो अगर हम लोग सिलेंडर में बहुत छोटा एलिमेंट लेंगे तो तब तो फिर वो ए जो है तो वो ए मतलब वो रेक्टेंगुलर ही निकलेगा। ये लॉजिक सर इसमें हम लोग हेक्सागोनल प्रिज्म कंप्लीट करके कर सकते हैं सर, यहाँ पे 6 साइड एक प्रिज्म बना के कंप्लीट कर दें उसको सर, फिर उससे 6 साइड में वो कट जाए। एक्चुअली ये आप सही पॉइंट पर कैच किया है कि अगर आप रेगुलर हेक्सागन की बात करो ना, हेक्सागन की प्रॉपर्टीज पे जाओ जरा, रेगुलर हेक्सागन की प्रॉपर्टीज पे देखिए, सारी साइड्स उसकी ए होती हैं। अगर मान लें रेगुलर हेक्सागन, तो सेंटर से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आएगा जरा आप कैलकुलेट कर लो। सेंटर से हेक्सागन की एक ज्योमेट्री है, क्रॉस चेक करना है, √3/2 तो ये वही चीज ली गई है एक्चुअली। मतलब ये क्या हो रहा है, आप इसके चारों तरफ ऐसे करके हेक्सागन मान लें और नीचे बेस पर भी हेक्सागन मान लें। ऐसे करके ना हम एक हेक्सागोनल ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। थोड़ा सा फिगर, मतलब अब आप ऐसा मान सकते हो कि जो चार्ज Q है एक हेक्सागोनल सरफेस के अंदर है और सेंटर पे है। क्या यहाँ तक आपको समझ आ रहा है कि नहीं? पहले देखो, बाकी तो बाद में देखेंगे। बोलो। इस तरह है। और उसमें उसका किसी भी प्लेन से डिस्टेंस, अगर ये मतलब हेक्सागोनल वॉल्स मान लीजिए, एक वर्टिकल सरफेस है जिसमें हेक्सागोनल वॉल्स है, तो और चार्ज सेंटर पे है, तो इसका किसी भी वॉल से जो डिस्टेंस आएगा a√3/2 ही आएगा। इसमें भी अगर डाउट ना हो तो आगे बताएं। ठीक, लेकिन इसमें टोटल सरफेसेस कितनी हो गई आपकी? टोटल 8 हो गई, 8 होंगी। हाँ, तो ये भी एक टॉप सरफेस, ये 7th सरफेस, ये 8th सरफेस, बाकी ये 1 2 ऐसे करके 6 सरफेसेस। तो 6 टाइम्स फ्लक्स ऑफ these rectangular surfaces plus flux of the 7th surface and flux of the 8th surface. Now ये गॉस लॉ के हिसाब से Q/ε0 है। ये 6 फाई जो है वो फाई इनमें से किसी एक सरफेस का, किसी एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का फ्लक्स है, और सारी की सारी 6 वॉल्स आइडेंटिकल होगी इस पे, क्योंकि लेंथ इनफाइनाइट है एक बार फिर से। तो इसका मतलब 7th सरफेस का डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज इनफाइनाइट है। सरफेस नंबर 7 इज एट इंफिनिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ 0 हो जाएगी। सरफेस नंबर 8 पे भी नहीं आएगा, तो फ्लक्स फाई 7 और फाई 8 0 हो जाएंगे क्योंकि ये इंफिनिटी पर है। तो आंसर Q/6 आएगा भाई, जो आपका आंसर आ रहा था वो आंसर तो आ रहा है Q/6। सर मुझे लग रहा है मैंने सही सोचा है सर, क्योंकि देखिए सर मैं शायद एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ सर। जैसे मान लीजिए हम लोग क्यूब मान लेते हैं, ठीक है, और सर जैसे मान लीजिए हम लोग का कॉर्नर से, किसी भी कॉर्नर से एक हम लोग कोई भी जैसे पटरा जैसा मान लेते हैं, तो उसको दूसरे कॉर्नर से जोड़ देते हैं, और सर एक कॉर्नर से लेकर उस पटरे के सेंटर पे सर हम लोग अगर लेंगे तो डिस्टेंस वो a√3/2 बनेगी। तो सर अगर हम लोग सेंटर से जो मतलब सॉरी जो कॉर्नर है हम लोग का, तो उसके अपोजिट साइड मतलब बाहर की ओर अगर हम लोग एक और इसी तरह का पटरा लगा के और मतलब वो करें, तो वो सर एक और क्यूब जैसा बन जाएगा। तो जो जिसकी लेंथ भी a√3/2 हम लोग अगर रख दें, तो सारे ही उसी तरह से 6 वो क्यूब बन जाएगा। तो वो इस वजह से फिर वो यही आएगा सर। अब ये हो सकता है कि सर मेरा नहीं देखो, मैं एक्चुअली क्या है, आप एक काम करो, आप अपनी एक इमेज ड्रॉ करके व्हाट्सएप करो,
है ना। हो सकता है कि मैं ऐसे Okay, ना sir. समझ पा रहा हूँ या आप ऐसे समझा ना पा रहे हो, तो लैक ऑफ Sir, yes. कम्युनिकेशन से अच्छा है कि हम उसको पहले उसकी एक इमेज देखना चाहेंगे कि क्या सोच रहे हैं। Yes, sir. चलो, क्योंकि सर जो वो चीज है कि मतलब वो लेंथ इनफिनाइट है, तो सर उससे मतलब उतना वो फर्क नहीं पड़ना चाहिए, वैसे पता नहीं, फिर देखना पड़ेगा। बनाओ बनाओ, कोई बात नहीं, हो सकता है सही हो, गलत थोड़ी बोल, हो सकता है सही Yes. हो। अब ऐसे में देखो, जब जहाँ लॉजिक्स हैं तो लॉजिक्स तो कई सारे हो सकते हैं भाई, ये Yes. जरूरी नहीं है कि जो मैं दे रहा हूँ सिर्फ यही एक आंसर है, हो सकता है और भी तरीके से आंसर आ जाए। एनीवे, एक और क्वेश्चन देते हैं इसी तरीके के। सेम क्वेश्चन आ रहा है फिर से एक बार, अब की बार क्या हो रहा है, अगेन स्ट्रिप ऑफ लेंथ एल, अब की बार इसकी विड्थ बी है, बट बी टेंडिंग टू 0 है और एल टेंडिंग टू इन्फिनिटी, अब की उल्टा हो गया है। और इससे डी डिस्टेंस पर एक चार्ज क्यू रखा है। अब बताएं क्या फ्लक्स आएगा, फ्लक्स फॉर दिस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप। अब की बार लेंथ बहुत ज्यादा, विड्थ बहुत कम। होता क्या है यार, हम लोग क्वेश्चन को, अब एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज को हम उस तरीके से समझ ही नहीं रहे जिस तरीके से क्वेश्चन में वाकई में कहा गया, उसको हमने किसी और लैंग्वेज में समझ लिया, कंसेप्ट भी सही लगा रहे हैं। सर इनफाइनाइट लाइन चार्ज ले ली। हमें नहीं मालूम भाई, देखो मैं जीरो फिर नहीं बोलो, आएगा। मैं लैंग्वेज पे वर्कआउट करने के लिए ही मैं बार बार कहता हूँ कि थोड़ा सा मतलब अपनी रीडिंग स्किल्स बढ़ाने के लिए बुक्स पढ़ा करो, बार बार कह रहे हैं आपसे। अदरवाइज क्या होता है कि टीचर का एक्सप्लेन किया हुआ क्वेश्चन सिंपल लैंग्वेजेस में होता है, पेपर पर लिखा हुआ क्वेश्चन उसकी लैंग्वेज टफ हो जाती है। तो जैसे Q by पिछली 2 बार सर pi हेक्सागन epsilon बना आ था, रहा है इस क्या? बार एक तरीके से सर्कल बन रहा है सर, सर मतलब इसमें इस बार स्फीयर सिलेंडर मान के करेंगे सर। लेकिन हाँ, एक साइड पे तो फिर भी एक तरीके से जीरो के आसपास आ रहा है आंसर। नहीं, जीरो टेंडिंग टू, फिर वही बात हो रही है, टेंडिंग टू जीरो और इक्वल टू जीरो में डिफरेंस है मैथ्स में भाई। अच्छा, इसका एरिया क्या होगा सोचो, अगर बस जीरो और इन्फिनिटी, तो अगर आप मैथमेटिक्स में लगाते हो तो मैथ्स लगाएंगे तो नेग्लिजिबल एरिया थोड़ी है, बहुत बड़े नंबर इनफाइनाइट इनटू जीरो, क्या मैथ में इसको फाइनाइट वैल्यू नहीं आती है लिमिट्स वाले चैप्टर में? सर इनडिटर्मिनेट हो जाता है। ऐसा करते हैं सर, होता है, सिलेंडर हाँ मान लेते हैं, तो सर कहते हैं उससे हो जाएगा आसानी से। हाँ, तो करूँ तो बताओ, आंसर तो बताओगे भाई, आंसर तो बताओगे, मैं तो वेट कर रहा हूँ कि आप लोग दो आंसर। नहीं, Q by 2 pi epsilon naught। Q by 2 पाई, चल मतलब आंसर है डी के इंडिपेंडेंट। आपने आंसर देखो, आंसर्स को ना थोड़े से लॉजिक्स को भी चेक किया करो, मतलब जैसे कभी कभी गेस वर्क करते हो आप लोग, तुक्के मारते हो, पहले लॉजिकली सोचो क्या आंसर डी के इंडिपेंडेंट हो सकता है। अगर हो सकता है मान लो, तो चलो एक काम करते हैं, डी को जीरो कर देते हैं। अगर आंसर डी के इंडिपेंडेंट है तो डी को जीरो कर, मतलब ये चार्ज यहाँ ले आओ सेंटर पे, क्या कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस सरफेस को क्रॉस करेगी? नहीं सर। नो सर। तो आंसर कितना आना चाहिए था फिर? Q by 2 pi d epsilon naught। Q by 2 pi d epsilon naught। अब कुछ हद तक मुझे लग रहा है सही है, बट इस आंसर में बी के इंडिपेंडेंट आ गए, एल के इंडिपेंडेंट आ गए। हो सकता है आंसर सही, मैं ये नहीं कह रहा भाई, देखो आप अपना लॉजिक में आंसर को डबल चेक किया करो। अभी जैसे हेक्सागन लगाया था वही काम यहाँ करो ना, आप ऐसे ही पतली पतली स्ट्रिप्स ऐड करते जाओ, ऐसे पतले पतले स्ट्रिप्स। एक्चुअली फिगर बनेगी क्या, मतलब अगर आप ऐसे पतली पतली स्ट्रिप्स ऐड करते जाओ खूब सारी, बनेगा सिलेंडर, मतलब सिलेंडर बन जाएगा। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए, हम एक मान लेते हैं कि सिलेंडर है, एक ऐसा सिलेंडर जिसकी रेडियस डी है, चार्ज सिलेंडर के सेंटर पे है, लेंथ ऑफ सिलेंडर टेंडिंग टू इंफिनिटी, और उस सिलेंडर में हमने छोटे छोटे पीसेस कर दिए, उसके सरकमफ्रेंस को QB by 2 pi d epsilon naught।
QB अपॉन 2 पाई डी एप्सिलॉन नॉट D। हाँ ठीक। अब ठीक, आप इसको छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करो और किसी भी एक स्मॉल पोर्शन की लेंथ को B मान लेते हैं, नंबर तो ये एक स्ट्रिप तैयार हो जाएगी। हाँ, तो नंबर ऑफ स्ट्रिप कितनी होंगी अगर आप इसको 2 पाई B, डी बाई बी फिर B, फिर B, मतलब B विड्थ की कितने नंबर ऑफ स्ट्रिप्स आएंगे? 2 पाई डी बाई बी। और टोटल फ्लक्स Q बाय एप्सिलॉन नॉट होगा फॉर 2 पाई D सर्कमफ्रेंस। तो किसी एक के लिए निकालना है अगर आपको, क्योंकि देखो इसमें भी वही लॉजिक होगा कि इसका जो टॉप फेस है और बॉटम फेस है, इनके लिए फ्लक्स जीरो होगा इनफाइनाइट होने की वजह से। इधर जीरो फ्लक्स, इधर जीरो फ्लक्स, तो सारा फ्लक्स इस सिलेंडर के कर्व सरफेसेस के थ्रू होगा और उस कर्व सरफेसेस में इस टाइप की कितनी स्ट्रिप्स निकल जाएंगी वो नंबर ऑफ स्ट्रिप्स काउंट करके फिर यूनिटरी मेथड लगा दो कि इतने स्ट्रिप्स के लिए अगर ये आंसर होगा तो एक के लिए डिवाइड कर लीजिए उसको। बहुत, मैं फिर बोल रहा हूँ ना आपसे, बहुत कम ही चांस होता है जहां ऐसा हो सकता है कि हमें कैलकुलस का यूज करना पड़े। और फिलहाल जेई की हिस्ट्री में अभी तक अगर हम 40-50 इयर्स की बात करें तो शायद एक बार कभी आया हो तो आया हो, अदरवाइज वो यही चेक करते हैं आपका एप्टीट्यूड। हटाए इसको भाई, बोलो। यस सर। ठीक, हाँ पूछो। पूछ सकते हो भाई, जो भी पूछना है। चली गई लगता है। और एक डिस्कशन करने जा रहे हैं, एक और कांसेप्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं गॉस लॉ से रिलेटेड, ध्यान से सुनिएगा। प्रॉब्लम कह रहा है कि इन अ स्पेस electric field E is given by something, some constant, some constant, positive constant multiplied by x I cap. In a space electric field is given by this relation. Find the charge density in that space. ये क्वेश्चन पहली बार में होगा नहीं, चार्ज डेंसिटी इन दैट स्पेस। थोड़ा सा टाइम दे दो सर। हाँ टाइम दे रहे। सर वैसे तो इसका मतलब गॉस लॉ का डिफरेंशियल फॉर्म यूज करके डायरेक्ट आ जाएगा, बट लॉजिकली करने दीजिए सर। करिए करिए। आप तब तक ट्राई करो, मैं इसमें जो क्वेश्चंस जनरेट होते हैं वो बहुत सारे हैं। मे बी फर्स्ट क्वेश्चन ये है। सेकंड क्वेश्चन, फ्लक्स फॉर अ स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस कैपिटल आर, मान लीजिए कि क्वेश्चन है। थर्ड, मतलब इसके अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इसको ध्यान रखना है, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम, इसको टैग करिए। पहला पार्ट क्या लिखा है सर? चार्ज डेंसिटी है वो। चार्ज डेंसिटी, फर्स्ट पार्ट में चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है कितना कूलम 1 मीटर क्यूब के अंदर होगा, मतलब चार्ज इन यूनिट वॉल्यूम। अच्छा सर, तो क्वेश्चन में मतलब क्वेश्चन में ये श्योरिटी नहीं है कि ना मतलब वो वैरी कर रहा है, कांस्टेंट है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। चार्ज डेंसिटी वैसे भी जैसे मास डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, वैसे ही चार्ज डेंसिटी चार्ज अपॉन वॉल्यूम, कि यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है ये बताना है आपको।
सर इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के सोर्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दी हुई है? ना जी, कोई इंफॉर्मेशन नहीं। देखो जो क्वेश्चन है पूरी ईमानदारी से लिखा हुआ है बोर्ड के ऊपर। मैं एक्सप्लेन करना नहीं चाह रहा था एक्चुअली, उससे हम हो क्या रहा है ना, हम आपकी आदत खराब कर रहे हैं। सर एक तरीका है सर। आप लोग क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन मांग लेते हो सर हाँ। इसमें ऐसा तरीका सर दो मतलब तरीके तो बहुत सारे हैं सर इसमें। मतलब एक तरीका ये है कि एक मान लीजिए अलोंग द एक्स एक्सिस आप एक सिलेंडर मान लो सर। एक्स लेंथ पे सिलेंडर की पहली फेस आएगी और एक्स प्लस डी एक्स लेंथ पे दूसरी फेस आएगी। और सिलेंडर का एरिया सर डी ए मान लो आप। ठीक है सर। तो सर मतलब नेट फ्लक्स निकालने के हम लायक हो जाएंगे यहाँ पे। एक्स लेंथ पे सी एक्स फील्ड हमको मालूम है, डी ए मालूम है, और सर एक्स प्लस डी एक्स पे भी निकालेंगे तो नेट फ्लक्स तो आ गया। और सर नेट फ्लक्स को हम इक्वेट कर देंगे कि उसके अंदर का चार्ज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। और अंदर का चार्ज हम मतलब सिग्मा के टर्म्स में लिख सकते हैं, जो सिग्मा जो चार्ज डेंसिटी है सर, सिग्मा डी ए अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो सर चीजें कट के मतलब ये सी एप्सिलॉन नॉट करके कुछ आ रहा है सर। ये आ जाएगा चार्ज डेंसिटी। जी सर, मतलब मेरा ऐसा आ रहा है। ठीक है, मालूम है हाँ ठीक है, ठीक वही सेम चीज है सर। वरना मतलब Exactly. इरोडोव वगैरह में सर ये ऐसे क्वेश्चंस का एक डायरेक्ट अप्रोच। नहीं इरोडोव में नहीं भैया, ये तो एनसीईआरटी में भी है सभी क्वेश्चन। एनसीईआरटी एचसीडी इरोडोव तीनों में है। सर यहाँ पहले वाले में क्या 4c पाई r क्यूब आंसर आएगा क्या? नहीं पाई नहीं आएगा सर। जो इरोडोव में पहले में जो कुछ फॉर्मूले नहीं लिख रहे थे मतलब ऐसे ही रेफरेंस के लिए, तो सर उसमें एक वो है सर डिफरेंशियल फॉर्म गॉस लॉ का डाइवर्जन का एप्लीकेशन है सर। उसमें डाइवर्जन ऑफ ई वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे करके कुछ है। समझ गया मैं, समझ गया। देखते हैं, चलिए इस पर डिस्कस करते हैं। हम अभी इसको E इक्वल टू सी एक्स नहीं मानते, हम इसको जनरलाइज करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड सम फंक्शन ऑफ जरूरी फंक्शन कुछ और भी आ सकते हैं इलेक्ट्रिक। सर आपका बोर्ड थोड़ा कुछ वेरिएबल हाँ कुछ अभी ठीक हो जाएगा। ये सर अभी ठीक है ना, सुनो अभी आप ठीक सुनिएगा, कंसेप्ट सुनिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड फंक्शन ऑफ एक्स मानते हैं, एंड ओनली एक्स, वाई और जेड का फंक्शन नहीं, सिर्फ एक्स का फंक्शन। ऐसे में अगर हम मान लें कि हमारे पास जो वर्चुअल सिलेंडर मानते हैं, वर्चुअल का ही टाइम चल रहा है आजकल, तो वर्चुअल सिलेंडर मानो आप एक, जिसका लेफ्ट फेस ओरिजिन से मतलब कि x इक्वल टू 0 वाले पॉइंट से लेफ्ट फेस डिस्टेंस पे और राइट वाला फेस लेफ्ट साइड से डिस्टेंस पे। x मान लेते हैं और लेफ्ट साइड से x प्लस डी। नेचुरल से बात है, यहाँ पर और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट आएगी। अगर वो डिपेंडेंट ऑन x है तो जो ये वाला पॉइंट है और ये वाले पॉइंट, बिकॉज इनके x कोऑर्डिनेट्स अलग अलग हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि डायरेक्शन पॉजिटिव आई कैप। तो इस लेफ्ट वाली सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर करेगी E, राइट वाले सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जाएगी। बट यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जाएगी और यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर करेगी वो सेम वैल्यूज की नहीं होगी, बिकॉज कोऑर्डिनेट x डिफर कर रहा है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर करेगा वो इस फंक्शन के बराबर आएगा, यानी यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर कर रहा है इसको लिखा जाए fx, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से बाहर जाएगा उसको लिखा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड E डैश एट दिस पॉइंट विल बी फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा x। यहाँ तक सही है या नहीं? सर मेरा कनेक्शन चला गया था, एक बार ब्रीफ में बताओ। अभी वही समझा रहे बच्चे, वही समझा रहे। अभी स्टार्ट ही किया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमने मान लिया जाए कि x का फंक्शन है, मैं स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा, जनरलाइज कर रहा हूँ। लेट द इलेक्ट्रिक फील्ड बी फंक्शन ऑफ x व्हिच कैन बी cx, cx स्क्वायर, c अपॉन रूट x,
किसी भी तरीके का फंक्शन है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड फंक्शन ऑफ एक्स है. सो इफ वी इमेजिन अ सिलेंडर, hypothetical cylinder with a length parallel to the x-axis, hypothetical cylinder with a length parallel to x-axis, and the two end points at x and x plus delta x. On the left side, electric field is a function of x. On the right side, electric field will be the same function for x plus delta x. यहाँ तक का पॉइंट क्लियर है या नहीं? Yes sir. Yes. सपोज सिलेंडर का जो एरिया है वो डेल्टा ए है, एरिया ऑफ द सिलेंडर डेल्टा ए. लेफ्ट साइड से क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर हो रही है तो नेगेटिव फ्लक्स माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको कि एक फंक्शन के फॉर्म में रखा गया है मल्टीप्लाइड बाय एरिया डेल्टा ए. ये लेफ्ट साइड का फ्लक्स हुआ. राइट साइड का फ्लक्स पॉजिटिव, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड वहां से बाहर जा रही है. यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड को हम फंक्शन लिख रहे हैं x प्लस डेल्टा एक्स टाइम्स डेल्टा ए. और तीसरा सरफेस, बिकॉज सिलेंडर में 3 सरफेसेस हैं, लेफ्ट सरफेस, राइट सरफेस और इसका कर्व सरफेस. वो तो सर 0 होगा. जो कर्व सरफेस होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन कर्व सरफेस के आर पार नहीं हो रही, तो इसके लिए फ्लक्स 0. ये टोटल फ्लक्स गॉस लॉ के अकॉर्डिंग, टोटल फ्लक्स गॉस लॉ के अकॉर्डिंग चला जाए तो ये होना चाहिए जो चार्ज सिलेंडर के अंदर है और डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन 0. अगर हम ये मानते हैं कि रो डिफाइंस चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, रो डिफाइंस चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम यानी कि चार्ज डेंसिटी, कूलम्ब पर मीटर क्यूब. और लिमिट्स लगा दे, लिमिट्स ये लगा दे कि डेल्टा ए और डेल्टा एक्स दोनों टेंडिंग टू 0 है. क्या होगा उससे अगर हम डेल्टा एक्स को टेंडिंग टू 0 कर देते हैं और डेल्टा ए को भी टेंडिंग टू 0 कर देते हैं, इन दोनों बातों से होगा क्या? देखिए, बहुत छोटी लेंथ और बहुत छोटा एरिया, इसके अंदर जो वॉल्यूम आएगा वो कितना आएगा सर? Total volume inside the cylinder, if the length tend towards 0 and the area also tend towards 0. सर वो भी tending to 0 हो जाएगा. 0 ही आएगा सर. मतलब एक तरीके से बहुत छोटा वॉल्यूम और एक बहुत छोटे वॉल्यूम के अंदर तो ये माना जा सकता है कि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा. मतलब चार्ज डेंसिटी को हम कांस्टेंट मान सकते हैं अगर वॉल्यूम बहुत ज्यादा छोटा है तो. यस सर. यस सर. तो हमें गॉस लॉ के हिसाब से क्या चाहिए? चार्ज अपॉन एप्सिलॉन 0. हमें यहाँ पर चार्ज चाहिए. और चार्ज कैसे निकालेंगे? जस्ट लाइक मास कैसे कैलकुलेट करते हो, तो मास कैलकुलेट करना होता है तो हम डेंसिटी इनटू वॉल्यूम करते हैं. सिंपल लॉजिक, डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके मास निकालते हो. मुझे अगर चार्ज कैलकुलेट करना है तो डेंसिटी ऑफ चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम. Density of charge is rho and the volume is delta A multiplied by delta X. But limits हैं, limits लगी हुई है, ये दोनों tending to 0 है. वो लिमिट में लिख नहीं रहा बट आपके माइंड में होना चाहिए. नाउ डेल्टा ए कैंसिल कर जाएगा यहाँ से, लेफ्ट साइड राइट साइड पर डेल्टा ए कैंसिल. और आपको एक रिजल्ट मिलेगा रो अपॉन एप्सिलॉन 0 इक्वल्स टू f of राइट हैंड साइड पर f of x प्लस डेल्टा x माइनस f of x डेल्टा x. सर वीडियो शायद पॉज हो गया है सर. आवाज भी कट रही है. एक सेकंड. हाँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था, रिपीट कर दे रहे हैं. कुछ किया नहीं वैसे, अभी आ गया बच्चा. अभी बहुत ब्लर है अभी वीडियो. अरे वीडियो, अच्छा 1 मिनट. आवाज सही हो गई, वीडियो ब्लर है.
सर अब ठीक है थोड़ी सी। नेट क्वालिटी तो सही आ रही है इसमें। सर ठीक है। नेट क्वालिटी सही आ रही है जैसे इस समय देखो। सर अब सही है, मतलब ठीक है पहले से ठीक है सर। चलिए, तो यहाँ तक का स्टेप तो वैसे समझा दिया था आपको। ये आखिरी स्टेप लिख रहा हूँ, रो अपॉन एप्सिलॉन 0 is a limit of delta x tending to 0 f of x plus delta x minus fx upon delta x। मैथमेटिक्स में ये पूरी चीज, फर्स्ट प्रिंसिपल, मैथ्स में ये पूरी चीज डिफरेंशिएशन बाय डेरिवेटिव, प्रिंसिपल। हाँ, डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ये है, यानी कि एक तरीके से आप एक फंक्शन को डिफरेंशिएट कर डेरिवेटिव ले रहे हैं। इसका मतलब रिजल्ट क्या बना हमारा? रो बाय एप्सिलॉन 0 इज बेसिकली नॉट इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, यानी कि d by dx ऑफ व्हाट, मतलब इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। और ये फंक्शन रिप्रेजेंट क्या कर रहा था? सर जो फंक्शन फील्ड रिप्रेजेंट के कर रहा बारे था में। तो d by dx ये आपका एक लॉ है, बेसिकली इसको गॉस लॉ कहा गया है। ये भी गॉस लॉ ये वैलिड तभी है ना, मतलब जब अलोंग वन एक्सिस हो रहा हो ना, ऐसा नहीं, 3 डायमेंशन में भी होगा तो भी। इसका मतलब ये एग्जैक्ट फॉर्मूला ये वाला जो ऊपर आपने लिखा है, हाँ, उसमें फिर पार्शियल डेरिवेटिव फॉर्मूला आता है। यस सर, उसमें पार्शियल आ जाएगा। सर ये एक बार चीज रिपीट कर कि ये किस चीज में वैलिड है? कौन सा बच्चे? सर यही जो पता नहीं अभी ये पूछ रहा था कि नहीं, ये हमने जो आपको डेरिवेशन अभी कराई है वहां पर 1 डायमेंशन इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है। इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक डायमेंशन में, तो ये रिजल्ट है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 2 डायमेंशन में या फिर 3 डायमेंशन में होगी तो हम थोड़ा सा यहाँ पर चेंजेस लाएंगे, वो आप वो करेंगे। डेल हो जाता है। डेल हो जाता है। हाँ, डेल, बट हम लोग को वहां तक जाना नहीं है, जाने के वो सिलेबस में पार्ट है भी नहीं। सिलेबस का पार्ट वैसे तो ये भी ऑफिशियली अगर आप देखोगे तो सिलेबस में लिखा नहीं है इसको, लेकिन इवन तुम्हारे अगर आप स्कूल की किताबें लगाओगे ना न्यूटन फिजिक्स, तो उसमें भी ये क्वेश्चन, मतलब इस क्वेश्चन इतना कॉमन हो चुके हैं कि हर एक किताब के अंदर मिल जाता है। सर यहाँ पर आपने स्क्वायर ही क्यों माना था, ये नहीं समझ में आ रहा है। कहाँ स्फीयर माना है भाई? आपने सिलेंडर क्यों माना था, ये नहीं समझ में आ रहा है। सर क्यूबॉइड भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। क्यूबॉइड मान लो, हाँ सही बात है, कुछ भी मान यस लीजिए। सर, वो तो उससे फर्क थोड़ी पड़ेगा कोई, आप इसमें क्यूबॉइड मान लो, क्यों मान लो, क्यूबॉइड मान बस लीजिए। मैथ इजी करने के लिए माना गया है बस। हाँ, डेरिवेशन करा रहा हूँ आपको अभी कि हाँ ठीक है, 1 डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले ध्यान रखना 1 डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये रिलेशन यूज करते हैं क्या करने के लिए? इस रिलेशन का यूज करते हैं डेंसिटी ऑफ चार्ज का पता लगाने के लिए। ये इसका मतलब है। आपने एक डेरिवेशन की, एक रिजल्ट निकाला, इसको कहा जाता है डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। डिफरेंशियल फॉर्म, इसका एक इंटीग्रल फॉर्म है जिससे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, तो डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। अभी आपने सबसे पहले गॉस लॉ समझा है, अब आप गॉस लॉ के अलग अलग फॉर्म लिखोगे, एक इसका डिफरेंशियल फॉर्म है, एक इसका इंटीग्रल फॉर्म है। डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ इसका यूज किया जाता है तब जब आपको डेंसिटी ऑफ चार्ज निकालनी है। अब इस स्पेसिफिक क्वेश्चन में आ जाओ। इस स्पेसिफिक क्वेश्चन में अगर हम चलें तो इस स्पेसिफिक क्वेश्चन d अपॉन dx ऑफ, इस स्पेसिफिक क्वेश्चन में इसका डेरिवेटिव करो dx, इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, c एप्सिलॉन नॉट, मतलब इसके टू एप्सिलॉन नॉट। और क्योंकि डेंसिटी ऑफ चार्ज में x का कोई टर्म नहीं आ रहा, तो ऐसा जरूर तो है नहीं कि डिफरेंशिएट करने पर x नहीं आएगा। अगर यहीं पर ये x स्क्वायर होता मान लो, तो ऑब्वियसली डिफरेंशिएट करने के बाद भी एक x बचता है यहाँ पर, बचता ना, फिलहाल नहीं बचता। मैं इससे बार बार कह रहा हूँ, ये स्पेसिफिक क्वेश्चन हो रहा था, ये लॉ जनरलाइज है, लॉ जनरलाइज है, बट अब जो आप कर रहे हो वो पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन के लिए कि जो डेंसिटी ऑफ चार्ज आ रहा है वो इंडिपेंडेंट ऑफ x आया है। एंड इंडिपेंडेंट ऑफ x होने का मतलब कि यहाँ पर यूनिफॉर्म डेंसिटी है चार्ज की, क्योंकि वो x पर डिपेंडेंट है ही नहीं, यानी कि पूरा स्पेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है।
चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसकी डेंसिटी पोजीशन पे डिपेंड नहीं कर रहा। फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं। फ्लक्स फॉर अ स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस आर, गॉस लॉ। चार्ज जो स्फीयर के अंदर होगा, एंड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0। अब हमें ये कैसे मालूम चलेगा कि स्फीयर के अंदर कितना चार्ज है? पहले पार्ट में हमको ये मालूम चल चुका है कि पता है, वॉल्यूम मालूम। डेंसिटी। हाँ, रो की पहले मदद पार्ट से। कैसे, उसकी मदद से कैसे, मतलब वो स्क्वायर है सर, उसका वॉल्यूम सो वॉल्यूम यस सर, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके। हाँ, डेंसिटी ऑफ चार्ज मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई r क्यूब 4/3 डिवाइडेड पाई बाय r एप्सिलॉन। क्यूब डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो फिर थर्ड पार्ट भी ऐसे हो सकता है। थर्ड पार्ट भी तो ऐसे हो जाएगा। अगर क्यूब का करना है तो फिर आपको क्यूब डेंसिटी को क्यूब के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करिए। मतलब एक बार डेंसिटी मिल जाए और वो भी यूनिफॉर्म, फिर तो आप किसी भी ज्योमेट्री का ऑब्जेक्ट लाओ, स्फेरिकल ज्योमेट्री का लाओ, क्यूबिकल ज्योमेट्री का लाओ, इरेगुलर ज्योमेट्री, रेगुलर ज्योमेट्री, हमें अल्टीमेटली करना क्या है? डेंसिटी को 4 से मल्टीप्लाई करना है सिर्फ। और डेंसिटी का पता लगाने के लिए फर्स्ट पार्ट था। सर एक डाउट था सर, यहाँ पर जैसे मान लीजिए हम लोग उसको जो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफरेंशिएट किया और फिर जो चार्ज डेंसिटी लाए, तो सर उसमें अगर हम लोग का एक्स का टर्म आ रहा होता तो सर वो एक्स पर डिपेंड करता फिर इसका मतलब। और सर हम लोगों ने डेरिवेशन में एक जगह हम लोगों ने डेल्टा एक्स और डेल्टा ए को मतलब टेंडिंग टू 0 इसीलिए लिया है कि सर हम लोग उस डेल्टा को कांस्टेंट कर सकें। तो सर ये मतलब बड़ा वो मतलब उस डिफरेंशियल, मतलब देखो हमें पहले से तो मालूम नहीं है ना कि डेंसिटी कांस्टेंट आने वाली है कि नहीं आने वाली। हमें पहले से कैसे मालूम? जो चीज आपको फाइंड आउट करने को दिया गया, फाइंड द चार्ज डेंसिटी, तो हमें पहले से कैसे पता है कि ये यूनिफॉर्म आएगा कि नॉन यूनिफॉर्म आएगा? तो फिर डेल्टा से डेल्टा को 0 क्यों मान लिया? इसलिए माना था कि हम इस पॉसिबिलिटी को अपने माइंड में लेके चल रहे थे कि हो सकता है चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म ना हो, तो हम पहले से ही एक डिफरेंशियल वॉल्यूम लेके चलेंगे ताकि डिफरेंशियल वॉल्यूम्स के अंदर हम डेंसिटीज को हमेशा कांस्टेंट मान सकते हैं। यस सर, समझ गए वो। सर थोड़ा वो हो गया था थोड़ा, आप समझ गए। मैं 2 मिनट दूंगा आप लोग को बताना पड़ा इसको कंप्लीट करने के लिए। तो जैसे तुमने कहा कि हो, और तुमने क्या मतलब क्वेश्चन ही आते हैं। एक क्वेश्चन है जिसके अंदर डेंसिटी एक्स पे डिपेंडेंट नहीं है, तो उसको तो ऐसे ट्रीट कर लो आप। बट हो सकता है कि यहीं पर फंक्शन चेंज कर दिया जाए। से फॉर एग्जांपल मैं फंक्शन चेंज कर रहा हूं, अब आपको कह रहा हूं सी रूट एक्स। चलिए अगला क्वेश्चन, दिस इज सी रूट एक्स। डेंसिटी सी एप्सिलॉन नॉट अपॉन रूट एक्स आ जाएगी। हाँ, पहला पार्ट। और दूसरा पार्ट एक काम कर रहे हैं, आपको एक क्यूब दिया जा रहा है इस क्वेश्चन में। एक देखो, ये मत सोचो कि हर मेथड हर जगह फिट कर लोगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक में थोड़ा ये प्रॉब्लम है, स्पेशली गॉस लॉ में। तो ये पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ है। सर इससे पहले वाले क्वेश्चन में एक डाउट था कि सर वो जो डेंसिटी जो बीत गया सो बीत गया, सुनिए उस पर नहीं जा पाएंगे, उसको आप इंडिविजुअली डिस्कस करिए। अच्छा समझो, क्लास में हम मना नहीं कर रहे, बट ये एक क्वेश्चन हो जाने दो, मीटिंग एंड हो जाएगी, इसके बाद कर लेंगे। देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ये जो क्यूब है इसका लेफ्ट वाला सरफेस ये पॉइंट x इक्वल्स टू a है और राइट वाला x इक्वल्स टू 2a है, और इसकी सारी डायमेंशंस a है। एनसीईआरटी में भी दिया है इस तरह का हाँ, क्वेश्चन। अरे बच्चा है, एनसीईआरटी का ही कंसेप्ट। आप लोग को लगता है कि हम लोग पढ़ाते हैं तो बिल्कुल हाई फाई चीज है। हाँ, हम लोग इस पे थ्रस्ट जरूर डालते हैं कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर है एग्जाम। अब इसमें आपको पूछा जाए कि बताओ क्यूब के अंदर कितना चार्ज है, इसका क्यू इनसाइड निकालना आपको, टोटल चार्ज इनसाइड द क्यूब। पहला वाला पार्ट तो आप कर लोगे फर्स्ट पार्ट करने के लिए, बिकॉज फर्स्ट पार्ट करने का और कोई रास्ता नहीं है। डेंसिटी ऑफ चार्ज निकालने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो ये वाला। उसके थ्रू पहले आंसर देखते क्या आएगा, डेंसिटी वाला आंसर। क्या वो यूनिफॉर्म आएगा? मतलब फर्स्ट पार्ट आंसर टू द फर्स्ट पार्ट, रो बाई एप्सिलॉन नॉट लॉ के अकॉर्डिंग इसका डिफरेंशिएशन करें।
c अपॉन 2 रूट x आएगा ना शायद ये। सर Yes, इंटीग्रेशन sir. ऑफ सिग्मा ds करना पड़ेगा। हाँ, मतलब यहाँ पर डेंसिटी x पे डिपेंडेंट है। देखिए कंसेप्ट बिल्डिंग इसी को कहा जाता है भाई। अब आप हमने पिछले वाले क्वेश्चन में अलग तरीका लगाया क्योंकि वो स्पेसिफिक क्वेश्चन था, डेंसिटी यूनिफॉर्म आ रही थी इसमें। अभी आपका डेंसिटी भी x पे डिपेंड है। तो सेकंड पार्ट Q निकालने के लिए तो वॉल्यूम अगर करना भी चाहें तो कौन सा डेंसिटी यूज करोगे जब डेंसिटी x पे डिपेंडेंट है? तो यहाँ पर चार्ज की डेंसिटी कैलकुलेट करोगे या यहाँ पर चार्ज की डेंसिटी कैलकुलेट? डेंसिटी इसके अंदर वेरिएबल है। तो हम उस मेथड पे ऐसा ये होती है कि जहां तक उसके कैलकुलस से बचा जाए। दूसरा मेथड क्यों? मतलब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड C इंटू रूट एक्स आई कैप है। इस लेफ्ट सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आएगी। यहां पर फ्लक्स बताओ कितना आएगा इस सरफेस का फ्लक्स। ये x इक्वल टू a पॉइंट है, x को a रखिए। तो कुछ के लिए तो 0 होंगे सर। इस सरफेस के लिए जो लेफ्ट सरफेस है जिसका कोऑर्डिनेट x इक्वल टू a है, सर वो एडजेसेंट यहाँ पर वाली है इलेक्ट्रिक लेफ्ट फील्ड, के। यस सर। क्या यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड C रूट a नहीं कह सकते? बिकॉज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड C रूट x है Yes, sir. तो when x is equal to a, when x equals to a, इलेक्ट्रिक फील्ड is C रूट a। बोलो। Yes, यस sir. सर कह सकते हैं। मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ दिस सरफेस। और क्योंकि एंटर कर रहे हो तो नेगेटिव फ्लक्स, इस सरफेस में नेगेटिव फ्लक्स। और इसके सामने वाले सरफेस की बात करिए, यहां पर x इक्वल टू 2a, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड C रूट 2a मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ दिस सरफेस। और यहाँ पॉजिटिव फ्लक्स क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जा रहा है इससे। और बाकी के 4 सरफेसेस की जगह सोचिए आप, इन दो तो सरफेस के माइनस अलावा। तो 0 होगा तो माइनस करके एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, मतलब इन दो के अलावा पहले बाकी 4 सरफेस का तो सोचो। तो बाकी क्या? सब तो 0 है। बाकी पे क्यों तो जीरो? फिर सर 0 हो क्योंकि जाएगा। ds वेक्टर से परपेंडिकुलर है सर ई यस वेक्टर के। राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड बाकी 4 सरफेसेस के पैरेलल जाएगा। सिर्फ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप की डायरेक्शन में है तो वो सिर्फ इन्हीं दोनों सरफेसेस के आर पार जाएगा। ये बात कन्विंस हो रहा नहीं हो रहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब अगर आप एक एरो एक्स एक्सिस पे लेके जाओ तो वो इसको पेनिट्रेट करेगा, इसको पेनिट्रेट करेगा, बाकी किसी को पेनिट्रेट करेगा ही नहीं। नो सर। तो हमने इधर वाले सरफेस का फ्लक्स निकाल लिया, इधर वाले सरफेस का फ्लक्स फाइंड आउट कर लिया, बाकी 4 सरफेसेस के फ्लक्स 0 है। तो टोटल फ्लक्स कितना हो गया इसका? टोटल सभी सरफेसेस का काउंट कर ले अगर तो अंडर v2 माइनस a। इन दोनों को कर दो, या पॉजिटिव या नेगेटिव, बाकी 4 0। दिस इज द टोटल फ्लक्स। यानी कि इसमें हम क्या कर रहे हैं, पहले फ्लक्स फाइंड कर रहे हैं टोटल, और उसके बाद हम गॉस लॉ यूज कर लेंगे। अगर मुझे इसका फ्लक्स मालूम चल जाए कि टोटल फ्लक्स कितना है, देन इसके बाद तो हम Q निकाल सकते हैं ना। Q विल बी एप्सिलॉन मल्टीप्लाइड बाय द फ्लक्स। दैट मींस कि चार्ज पता लगाने के 2 रास्ते निकल के आए। एक तरीका है चार्ज को आप डेंसिटी इनटू वॉल्यूम से निकाल सकते हो, एक तरीका है चार्ज बराबर एप्सिलॉन मल्टीप्लाइड बाय द फ्लक्स। 2 रास्ते हैं। जिन प्रॉब्लम्स में डेंसिटी यूनिफॉर्म है, जिन क्वेश्चंस में यूनिफॉर्म डेंसिटी है, और वो बड़े स्पेसिफिक क्वेश्चन होंगे, डेंसिटी यूनिफॉर्म सिर्फ तभी होगी जब इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्स के बीच लीनियर इक्वेशन बने। क्योंकि एक लीनियर इक्वेशन का ही डिफरेंशिएशन कांस्टेंट आ सकता है। मतलब E प्रोपोर्शनल टू x, इसके अलावा दुनिया का कोई भी फंक्शन होगा E प्रोपोर्शनल टू x के अलावा, तो रो फंक्शन ऑफ x होगा। यानी कुल मिलाकर के ये जो सेकंड वाला मेथड है ये ज्यादा यूनिवर्सल कह सकते हो कि ये मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स में काम करेगा। इसके पहले वाला यूनिक क्वेश्चन है इसलिए बोलो,
सर क्योंकि उस क्वेश्चन में उस क्वेश्चन में आपने एक स्फीयर का भी चार्ज पता कर लिया है। इसमें अगर आपसे मैं कह दूं कि एक स्फीयर के अंदर कितना चार्ज है तो शायद कोई ना निकाल पाए। अगर यहाँ पर कह दिया जाए ना कि एक स्फीयर रखा है और उसके अंदर का चार्ज निकालना है तो आप दोनों में से कोई रास्ता नहीं कर सकते, बिकॉज डेंसिटी वेरिएबल है। मतलब आंसर आएगा बट बिना कैलकुलस के नहीं आएगा, क्योंकि अगर हम डेंसिटी मेथड से जाते हैं तो डेंसिटी फंक्शन ऑफ एक्स है, इसका मतलब हमें इंटीग्रेशन मेथड यूज करना पड़ेगा। और अगर हम फ्लक्स मेथड उसमें भी करना, फ्लक्स मेथड में भी वही काम होगा, बिकॉज अगर स्फेरिकल सरफेस ले लोगे आप तो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल एंटर नहीं करेगा ना। यस सर, क्योंकि डे वन पर मैंने आपसे कहा है कि फ्लक्स बराबर E इंटू ए तभी करना जब दो कंडीशंस मैच कर जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म और वो उस एरिया के परपेंडिकुलर जाए, नहीं तो फिर इसके आगे एक और टर्म आता है अगर इलेक्ट्रिक। तो अगर एक स्फीयर होता मान लो और इलेक्ट्रिक फील्ड आप एक्स एक्सिस पे लेके जाओ तो क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्फीयर के सरफेस पे हर जगह परपेंडिकुलर होगी? नो सर, क्या यहाँ पर ये स्फीयर से 90 डिग्री पे है? नहीं, तो हम E इंटू ए से फ्लक्स निकाल भी नहीं पाएंगे। और इनफैक्ट स्फीयर के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का नॉर्मल से अलग अलग एंगल बनेगा, यहाँ कुछ अलग एंगल, यहाँ अलग एंगल, यहाँ अलग एंगल। तो दोनों ही मेथड्स में कैलकुलस लगानी पड़ जाएगी। मैं फिर बोलूंगा आप लोगों को इन दोनों प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। हाँ, और इसके पीछे वाले क्वेश्चन में जो स्फीयर वाला पार्ट था कि स्फीयर में कितना चार्ज होगा, उसको आप फ्लक्स मेथड से नहीं कर पाओगे। दोनों ही मेथड समझने पड़ेंगे। ये सोचे ना कि यार ये वाला मेथड बेकार है, ये अच्छा नहीं, ऐसा नहीं भाई। प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम, कभी इसकी जरूरत पड़ती है, कभी इसकी जरूरत पड़ती है। सो रिवाइज करें यहाँ तक, और असाइनमेंट में जो अभी कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं वो भी हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस अभी रह गए हैं, नेक्स्ट क्लास में, संडे वाली क्लास में वो डिस्कस होंगे। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना सीखोगे, आपकी गॉस लॉ से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। बाकी जिनके डाउट्स हैं वो इंडिविजुअल मैसेज कर सकते हैं। कौन सा क्या कर रहे हैं? सिर्फ फ्लेक्स से क्वेश्चंस मार्क करा दीजिए। देखो आज हमने कल आपको असाइनमेंट भेजी है ना? यस सर भेजी। उसमें टॉपिक वाइज असाइनमेंट है, अगर आपने फिल्टर कर दिया है टॉपिक वाइज, मतलब डेली असाइनमेंट भेजने का चक्कर खत्म कर देते, ठीक है। तो उससे करोगे और HCV वाले में व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल देता हूँ। सर एक फोर्थ वाला क्वेश्चन का डाउट बता देंगे?